friends. Today I am with you to discuss the multiple choice questions of class 12 subject history chapter 10 that is colonialism and the countryside. आज के हम इस वीडियो में 10 चैप्टर जो कि है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण क्षेत्र यानी कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन परमानेंट सेटलमेंट्स रेवेन्यू वॉज ए फिक्स्ड इन परपेचुइटी, बी फिक्स्ड फॉर 30 ईयर्स, सी फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स एंड डी रिवाइज्ड एवरी ईयर्स। तो परमानेंट सेटलमेंट का मीनिंग ही था कि जिसमें रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिक्स्ड इन परपेचुइटी यानी अनंत काल तक के लिए जिसको फिक्स्ड कर दिया गया। परपेचुइटी मीन्स अनंत काल, यानी परमानेंट सेटलमेंट मीन्स द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, फिक्स्ड इन परपेचुइटी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रेतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। रेतवाड़ी सिस्टम भारत के निम्न में से कौन से क्षेत्र में लागू किया गया था? ए बंगाल, बी यूनाइटेड प्रोविंस, सी बॉम्बे एंड डेक्कन एंड डी पंजाब। तो रेतवाड़ी सिस्टम जो था वो मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा बॉम्बे और डेक्कन एरियाज़ में, साउथ के प्रेसिडेंसीज़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बॉम्बे एंड डेक्कन। फिर चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर, कॉलोनियल रूल वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुई? ए बंगाल, बी यूनाइटेड प्रोविंस, सी बॉम्बे एंड डेक्कन एंड डी पंजाब। तो भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत जो है वो बंगाल से हुई थी, प्लासी के युद्ध में 1757 से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल। फिर चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की ओर, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं वो किस जगह और कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब लागू किया गया? ऑप्शन ए बंगाल इन 1790, बी डेक्कन इन 1820, सी बंगाल इन 1793 एंड बी डेक्कन इन 1830। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है उस राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बनाया था, तो वो था बंगाल। और बंगाल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1793 बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, बंगाल इन 1793। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1793 इन बंगाल। फिफ्थ क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ और किस देश के व्यापार पर एकाधिकार था? ए श्रीलंका, बी जापान, सी इंडोनेशिया और डी चाइना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज हवलदार्स, गांटीदार्स एंड मंडल्स वर नेम्स फॉर। हवलदार, गांटीदार और मंडल्स किन के नाम थे? जमींदार्स के, राइट्स के, जोतेदार के या रेवेन्यू कलेक्टर्स के? तो हवलदार्स, गांटीदार या मंडल्स को जोतेदार कहा जाता था। जोतेदार के ये डिफरेंट नाम थे, अलग अलग एरिया में इन्हें हवलदार, गांटीदार या मंडल्स के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज जोतेदार। फिर चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन, दमीन ए कोह वॉज एन एरिया गिवन बाय द ब्रिटिश टू। दमीन ए कोह वो कौन सा एरिया था जो किसको दिया था? दमीन ए कोह एक क्षेत्र था जो किसको दिया गया था? ए पहाड़ियास, बी संथाल्स, सी जोतेदार्स और डी जमींदार्स। तो दमीन कोह का एरिया जो है राजमहल हिल्स में पहाड़ियास को हटाने के बाद संथाल लोगों को दिया गया था ताकि उस एरिया को खेती लायक बनाया जा सके। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज संथाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमीन कोह। दमीन कोह की डिमार्केशन के बाद क्या हुआ? ए संथाल सेटलमेंट्स एक्सपांडेड रैपिडली, संथालों की बस्तियां वहां बसने लगी बहुत तेजी से। बी पहाड़िया सेटलमेंट्स एक्सपांडेड रैपिडली,
पहाड़ियों की बस्तियाँ, पहाड़ियाज़ की बस्तियाँ वहाँ पर बसने लगी बहुत तेज़ी से, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ब्रिटिश इंक्रीज्ड, इसके बाद दमीन को के बाद ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया था, या डी रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ब्रिटिश डिक्रीज, ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू कलेक्शन डिक्रीज हो गया था। तो सबसे पहले दमीनी को जो है वो संथाल्स के सेटलमेंट्स को कहा गया था, जहाँ पर संथालों को सेटल किया गया था, और दमीनी को के बाद उनका सेटलमेंट यहाँ पर बढ़ गया था, एक्सपांडेड रैपिडली। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फिर जोतेदार कौन थे? ए रिच पीजेंट्स, बी विलेज हेडमैन, सी पुअर पीजेंट्स, और डी विलेज अकाउंटेंट। धनी किसान, गांव का मुखिया, गरीब किसान, या फिर गांव का पटवारी या अकाउंटेंट जिसको कहा जाता है लेखा अधिकारी। तो जोतेदार जो थे वो गांव के रिच पीजेंट्स होते थे, उन्हें कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ए, रिच पीजेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोतेदार के ऊपर पूछा जाता है जनरली। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, पहाड़ियाज रेगुलरली रैडेड द प्लेन्स बिकॉज। पहाड़ियाज लगातार जो है मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते रहते थे, अटैक करते रहते थे, क्यों? ए फॉर सर्वाइवल स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर ऑफ स्कैरसिटी, अपने जीवन के जीने के लिए, निर्वाह के लिए, क्योंकि उन वर्षों में विशेषकर जब उनके पास खाने की कमी हो जाती थी। बी दे वांटेड टू किल द ब्रिटिश, वे अंग्रेजों को मारना चाहते थे इसलिए। थर्ड, दे वांटेड टू ट्रेड विद द ब्रिटिश, वे ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार करना चाहते थे इसलिए। या फिर दे वांटेड टू हैव मोर लैंड्स, वो ज़्यादा जगह चाहते थे इसलिए। तो पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स बिकॉज फॉर सर्वाइवल स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ स्केर्सिटी। जनरली उनके पास खाने पीने की कमी हो जाती थी, जंगलों से पर्याप्त उन्हें भोजन नहीं मिलता था, तो ऐसे में वो इन मैदानी क्षेत्रों पर अटैक करके अपने खाने पीने या जीवन निर्वाह के लिए अटैक करते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन नंबर, व्हाई वर द पहाड़ियाज एप्रीहेंसिव ऑफ बकनन्स विजिट टू देयर एरियाज। फ्रांसिस बुकनन का जो पहाड़ियाज की राजमहल एरिया में विजिट थी, तो ये जो पहाड़ियाज थे उन एरियाज से जो है डर कर भाग कर क्यों चले जाते थे? ऑप्शन ए, ही रिप्रेजेंटेड अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड रिड्यूसिंग देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो इसलिए भाग जाते थे क्योंकि बुकनन को वो ये समझते थे कि वो जो है उस शक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने उनकी परंपरागत जीवन को नष्ट कर दिया है, और साथ ही साथ उनके जीवन जीने के जो मीन्स हैं उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। बी, ही वॉज हार्श टू देम, वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, कठोर व्यवहार करता था। सी, ही पनिशेस पहाड़ियाज, वो पहाड़ियों को दंड देता था। या फिर ही वॉज कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम देम, वो उनसे टैक्स कलेक्ट करते था। तो बुकनन न तो उनसे हार्श था, न ही उनको पनिश करता था, और न ही उनसे टैक्स कलेक्ट करता था। असली रीज़न ये था कि पहाड़ियाज जो है वो ये मानते थे कि बुकनन जो है उन लोगों के जीवन जीने के तरीके को नष्ट कर रहा है, और वो उस पावर को रिप्रेजेंट करता है जिनकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल ख़त्म हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, फिर चलते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। नेम द ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जमींदार के उस अधिकारी का नाम बताइए जो गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था परमानेंट सेटलमेंट में। ए आमला, बी दीकूज, सी अड़ियार्स, और डी जोतेदार। तो इसमें जो जोतेदार्स और अड़ियार्स है वो तो फार्मर्स के लिए है, दीकूज जो है जंगल से बाहर के लोगों के लिए वर्ड प्रोनाउंस किया जाता था, और आमला वो अधिकारी था जो जमींदार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नो 13 क्वेश्चन, 5th रिपोर्ट हाईलाइटेड। 5th रिपोर्ट में किस चीज़ को विशेष महत्व दिया गया है? ए, इट इज़ अ रिपोर्ट अबाउट द इवेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये 1857 की क्रांति के बारे में एक रिपोर्ट थी। बी, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, बंगाल से जो राजस्व कलेक्ट किया गया था उसका डेटा था ये। सी, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन और उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट थी। या डी, इट इज़ अबाउट द ग्रीवेंसेस ऑफ द राइट्स, ये किसानों की शिकायतों का बारे में थी। ठीक है, तो 5th रिपोर्ट जो थी इट इज़ अबाउट द ग्रीवेंसेस ऑफ द राइट्स। ठीक है, किसानों की शिकायतों की एक रिपोर्ट थी जिसमें हाईलाइट, मेन चीज़ यही हाईलाइट की गई थी कि भारत में किसान जो है वो उनकी बहुत सारी परेशानियां
है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय डैश ऑफ द स्पेसिफिक डेट द जमींदारी वॉज ऑक्शनड, विच लॉ इट वॉज। यदि कोई पेमेंट निश्चित दिन तक नहीं जमा होता था तो उसके बाद जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाती थी। तो ये कौन सा कानून था? ए लिमिटेशन लॉ, बी रैयतवाड़ी सेटलमेंट, सी परमानेंट सेटलमेंट और डी सनसेट लॉ। तो ये जो कानून था वो था सनसेट लॉ कि एक निश्चित दिन के सूर्यास्त तक अगर जमींदार अपना लगान जमा नहीं करा पाते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सनसेट लॉ के बारे में। फिर 15 जोतेदार्स वर्द, जोतेदार कौन थे? रिच पीजेंट्स, विलेज हैजमैन, पुअर पीजेंट्स और विलेज अकाउंटेंट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देवर रिच पीजेंट्स। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन वाक्यों को एग्जामिन कीजिए और उसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए या 1 नंबर, पहाड़ियाज वर द हिल फोक लिविंग अराउंड राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में पहाड़ियाज लोग राजमहल हिल्स के क्षेत्र में रहते थे। दूसरा, बुकैनन ट्रैवल्ड एंड डिस्क्राइब्ड द राजमहल हिल एज इम्पेनिट्रेबल। बुकानन ने इस क्षेत्र को विजिट किया था राजमहल हिल्स के और उसने बताया था कि ये दुर्गम और अभेद्य क्षेत्र है। तो ये दोनों सेंटेंस के बारे में बताना है कि ये सही है या ये इनके बारे में बताना है कि बोथ 1 and आर ट्रू, बी बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, 1 is true and 2 is false, और डी 1 is false and 2 is true। तो पहाड़ियाज जो है वो इस क्षेत्र में राजमहल हिल्स में रहते थे लेट 18th सेंचुरी में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बुकानन ने इस क्षेत्र को इम्पेनिट्रेबल यानी अभेद्य या दुर्गम क्षेत्र बताया था, तो ये भी सही है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 आर ट्रू। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का है कि स्टेटमेंट को एग्जामिन करना और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट्स है नंबर 1, आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमीनेको संथाल सेटलमेंट्स एक्सपांशन स्लोड डाउन। संथालों का जो एक्सपांशन है दमीनेको के बाद वो रुक गया था, कम हो गया था। दूसरा, द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड बिफोर द संथाल रिवोल्ट। संथाल के विरोध या क्रांति के बाद संथाल परगना पहले क्रिएट कर लिया गया था, उनकी क्रांति से पहले ही क्रिएट कर लिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संथाल परगना संथाल रिवोल्ट के बाद क्रिएटेड किया गया था, तो ये करेक्ट नहीं है। और दूसरा यही है कि दमीनेको के डिमार्केशन के बाद संथाल सेटलमेंट एक्सपांडेड हुए थे, उनकी रैपिडली बहुत तेज़ी से एक्सपांड हुए थे, स्लो डाउन नहीं हुए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लग रहे हैं, इसके लिए इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, ये दोनों ही गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 18 क्वेश्चन, संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर। संथालों ने किस वर्ष में विद्रोह किया था? 1857-58, 1873-74, 1855-56 एंड 1820 से 21। तो करेक्ट आंसर है सिद्धू और कानू की लीडरशिप में 1855-56 में जो ये संथाल जो ट्राइब्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। तो करेक्ट आंसर इज 1855-56। फिर 19 क्वेश्चन, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर हु प्रोपोज्ड ए पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन फॉर द पहाड़ियाज वाज। पहाड़ियों के साथ शांति समझौते के लिए किस कलेक्टर, भागलपुर के कलेक्टर ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, प्रपोज की थी? ए विलियम ब्लैक, बी फ्रांसिस बुकैनन, सी वॉल्टर पॉलक और डी ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो यहाँ पर जो कलेक्टर था भागलपुर का वो था ऑगस्टस क्लीवलैंड, और वो चाहता था कि इन पहाड़ियों को पैसिफाई करके, शांत करके उनको एक जगह रहने के लिए तैयार कर लिया जाए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज सी, ऑप्शन डी, नॉट सी, इट इज़ डी, इट्स ठीक है, ऑप्शन डी ऑगस्टस क्लीवलैंड। Now we move on to the next question, that is 20th question of this video. The fifth report on the administration and activities of the East India Company was submitted to the British Parliament in year. जो पांचवी रिपोर्ट जो कंपनी की एक्टिविटीज़ और प्रशासन के ऊपर थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? ए 1853, बी 1813, सी 1793 और डी 1823। तो ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में जो है प्रेजेंट की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1813।
1813। फिर 21 क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन का जो है चूज करना है। वो स्टेटमेंट 1 इज द रेवेन्यू रेट्स वर फिक्स परमानेंटली। रेवेन्यू की रेट जो है, दर जो है परमानेंट फिक्स कर ली गई थी। दूसरा, जमींदार्स वर एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द रेयर्स, और जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया गया था किसानों से। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रेतवाड़ी सिस्टम। रेतवाड़ी सिस्टम के संबंध में ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, एक या दोनों करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर रेतवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू रेट को परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था, परमानेंटली फिक्स परमानेंट सेटलमेंट में किया गया था। और दूसरा, जमींदारों को जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है वो भी परमानेंट सेटलमेंट दिया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट के केस में ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रेतवाड़ी के केस में ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए नाइदर वन नोर टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न तो पहला सही है न दूसरा। फिर 22nd क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर पहचानना है कि ये कौन है। ए फ्रांसिस बुकैनन, बी कोलिन मैकेंजी, सी चार्ल्स कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड डलहाउजी। तो ये जो पिक्चर है ये परमानेंट सेटल को इम्प्लीमेंट करने वाले पर्सनालिटी का है जिनका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से इस क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट है, उनको दोनों को कंसिडर करना है और फिर करेक्ट को बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और दूसरा, अंडर परमानेंट सेटलमेंट द स्टेट दैट फेल टू पे रेवेन्यू वर ऑक्शन्ड। और दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट जो राज्य या स्टेट अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था उसको नीलाम कर दिया जाता था। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है परमानेंट सेटलमेंट के समय गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर जनरल उस समय था चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट seems to be wrong. फिर सेकंड स्टेटमेंट है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट द स्टेट्स दैट फेल टू पे रेवेन्यू वर ऑक्शन्ड, जो कि सनसेट लॉ के बारे में है। और ये बिल्कुल सही है कि सनसेट लॉ के अंदर परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी ऑक्शन कर दी जाती थी जो टाइमली जमा नहीं कर पाते थे। तो इनमें जो है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है लेकिन 2 करेक्ट है। तो इसमें ओनली 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 5th रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये जो स्टेटमेंट्स हैं नीचे दिए गए उनमें से कौन सा सही है। ए, द रिपोर्ट अंडर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच द जमींदार वर लूजिंग देयर लैंड। ये रिपोर्ट जो है जमींदार जो लैंड को खोते जा रहे थे उसकी कंडीशन को अंडर एस्टिमेट किया गया था इसमें। दूसरा, इट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1820। इसको 1820 में सबमिट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तीसरा, इट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस डिबेट ऑन द नेचर ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया। इस रिपोर्ट के बाद ही जो है ये एक आधार बनी थी जिसको लेकर ब्रिटेन में कंपनी के नेचर और कंपनी के शासन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट इंग्लैंड में हुई थी। और डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें तो रिपोर्ट में जमींदारों के ज़मीन लॉस करने के बारे में नहीं था बल्कि पीजेंट्स जो है वो अपनी ज़मीन लॉस कर रहे थे। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। दूसरा, इट वॉज नॉट सबमिटेड इन द ईयर 1820, इट वॉज सबमिटेड इन द ईयर 1813। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। फिर तीसरा स्टेटमेंट हाँ ये करेक्ट लगता है क्योंकि यही वो रिपोर्ट थी जिसके बाद कंपनी की इंडिया में रूल को लेकर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी थी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि डी तो सही हो ही नहीं सकता।
ठीक है। फिर चलते हैं लास्ट 25th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जमींदार्स फेल टू पे द रेवेन्यू डिमांड अंडर परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज जमींदार जो है वो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू को जमा नहीं करा पाते थे, क्यों? ऑप्शन ए, द इनिशियल डिमांड वर सेट हाई, जो डिमांड थी रेवेन्यू की वो पहले से ही बहुत ऊंची रखी गई थी। दूसरा, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ। सनसेट लॉ या सूर्यास्त के कानून के अनुसार इस रेवेन्यू को पे करना ही होता था, चाहे आपकी फसल हो या ना हो। तो ये भी सही लग रहा है। तीसरा, द सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रायट एंड मैनेज हिज जमींदारी। इस कानून के द्वारा जमींदारों की पावर्स को बहुत लिमिटेड कर दिया गया था, सिर्फ उनको रेंट कलेक्शन का ही काम दिया गया था और साथ ही साथ अपनी जमींदारी को मैनेज करने के उनके जो पावर्स थे वो कम कर दिए गए थे। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही लग रहा है। यानी तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट लग रहे हैं। इसका मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में इनिशियल डिमांड पहले से हाई थी और दूसरा रेवेन्यू देना ही होता था चाहे फसल हो या ना हो, और तीसरा इसमें जमींदारों की पावर्स को भी लिमिट कर दिया गया था। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और इसी वजह से जमींदार जो है टाइमली रेवेन्यू जमा नहीं करा पाते थे। तो ये 25 क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट about this video and also don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day. All the best to all of you. Thank you.